सर एसेट रिप्लेसमेंट डिसीजंस, ये जो डिसीजन है, पहले तो स्टेप बाय स्टेप इसको लेके आगे चलते हैं। ये किस किस्म के जो एसेट्स हैं उनके ऊपर ये वाला डिसीजन अप्लाई हो रहा होता है। सर ऐसे एसेट्स जो कि आपके फिक्स्ड एसेट्स होते हैं, नॉन करंट एसेट्स होते हैं, नंबर वन। नंबर टू, ऐसे एसेट्स जो इंटरमीडिएट नेचर के हैं। इंटरमीडिएट नेचर से क्या मुराद है कि उनकी कॉस्ट भी बहुत ज्यादा नहीं है और बहुत कम भी नहीं है, मिड में कहीं आती है। ठीक है जी। वो कोई छोटा सा मिनी प्लांट हो सकता है, वो कोई मशीनरी हो सकती है। ठीक है जी। तो इंटरमीडिएट नेचर, बाज तो होते हैं ना, बहुत बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं जिनकी इवन मिलियंस ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स में कॉस्ट होती है, तो वो तो काफी बड़ा हो गया ना। लेकिन थोड़ा सा इंटरमीडिएट नोयत का वो एक प्लांट या मशीनरी होती है। तो नॉन करंट एसेट, इंटरमीडिएट नेचर के एसेट, और वो जो कि रेगुलर इन यूज है, यानी जब तक बिजनेस चलेगा उन एसेट्स की हमें जरूरत पड़ेगी। अच्छा, इंटरमीडिएट नेचर में एक और पॉइंट भी स्किप हो गया। एक तो कॉस्ट उसकी इंटरमीडिएट होती है, फिर उनकी यूजफुल लाइफ भी इंटरमीडिएट होती है। मतलब जो एक बहुत बड़ा एसेट होता है जिसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा है, उसकी यूजफुल लाइफ भी अमूमन 20 साल, है ना, 25 साल, 15 साल की होती है। तो ये चूंकि इंटरमीडिएट नेचर का एसेट है, तो इसलिए इसकी लाइफ भी कितनी होती है, 4 साल, 5 साल, इससे ज्यादा नहीं होती। तो चूंकि ये रेगुलरली हमारे बिजनेस में यूज होना होता है, जब तक बिजनेस चल रहा है इस एसेट की हमें जरूरत पड़ेगी। तो आपके जहन में एक चीज आती होगी डेफिनेटली कि एसेट है, 5 एक साल बाद फॉर एग्जांपल मैक्सिमम ये फारग हो जाएगा, तो मुझे बार बार इसको क्या करना पड़ेगा, रिप्लेस करना पड़ेगा। ओल्ड को बेच दिया, नया खरीद लिया, फिर पिछले को बेच दिया, नया खरीद लिया। तो अभी मैं उसी पे रहता हूं कि अभी हम किस एसेट की बात कर रहे हैं। ऐसा एसेट जिसमें 3 फीचर्स हैं। इट इज फिक्स्ड एसेट या नॉन करंट एसेट, इट इज ऑफ एन इंटरमीडिएट नेचर, सेकेंडली इट विल बी इन रेगुलर यूज ऑफ द बिजनेस। तो ये देखें, अब मैं स्लाइड को अनलॉक कर रहा हूं कि किस एसेट की बात हो रही है, इसमें ये 3 फीचर्स हैं। ठीक है सर। अच्छा, और डिसीजन हमने इसके बारे में क्या लेना है, वी हैव टू टेक द डिसीजन अबाउट द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिप्लेसमेंट। सर फ्रीक्वेंसी ऑफ रिप्लेसमेंट के बारे में अभी मैंने आपसे गुफ्तगू की है। इसका क्या मतलब है सर? इसका मतलब ये है कि मैं कितनी देर बाद, ये जो मेरा एसेट अभी पड़ा हुआ है, वैसे तो मिसाल के तौर पे इसकी यूजफुल लाइफ है 5 ईयर्स, तो क्या मैं इसको 5 के 5 साल इस्तेमाल करूं फिर ही डिस्पोज ऑफ करके अगला खरीदूं, या फॉर एग्जाम्पल उससे पहले इसको डिस्पोज ऑफ करके नया फिक्स एसेट परचेज कर लूं? क्या करना चाहिए? फॉर एग्जाम्पल 3 ईयर्स की लाइफ यूज करूं और बाकी 2 साल ना यूज करूं, ठीक है, और फिर 3 साल बाद नया खरीद लूं, या 5 साल पूरा यूटिलाइज करके तो फिर उसके बाद जो है मैं इसको डिस्पोज ऑफ करके नया खरीदूं? तो आपके जहन में भी आता होगा कि यार इन दो को अगर कंपेयर करेंगे तो डिफरेंस क्या है इन दोनों में। डेफिनेटली आपके जहन में कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स आते होंगे इस चीज को लेके। ये देखो, इसी चीज को मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है फ्रीक्वेंसी ऑफ रिप्लेसमेंट के अंदर, कि भाई एक तो जैसे मैंने कहा कि भाई रिप्लेसमेंट आफ्टर यूजिंग मैक्सिमम यूजफुल लाइफ, जो कि मैं यहाँ अज्यूम कर लेता हूँ कि बेटा वो 5 ईयर्स है। तो 5 ईयर्स की अगर उसकी लाइफ है, तो मैं क्या कहूँ कि भाई सारी की सारी लाइफ इसकी यूटिलाइज करनी है, फिर डिस्पोज करूंगा, फिर नया लेके आऊंगा। ऑन द अदर हैंड थोड़ी अर्ली रिप्लेसमेंट कर लूं मैं, फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ कि यार मैंने नहीं 3 साल इसको इस्तेमाल करना है। ठीक है जी। तो सर दोनों के बेनिफिट्स और कॉस्ट है। बेटा कैसे? अगर खुद सोचें, मैं अगर एक एसेट है, ठीक है, कोई भी मेरे पास लगा हुआ है, जितना देर तक वो मेरे पास एसेट रहेगा, यूज में रहेगा, तो उसके लेटर स्टेजेस ऑफ इट्स लाइफ में उतनी ही उसकी रिपेयर की कॉस्ट ज्यादा पड़ेगी, उसको उतना ही मेंटेनेंस का खर्चा उस पर ज्यादा करना पड़ेगा, शायद वह फ्यूल भी ज्यादा खाना शुरू हो जाए। बिल्कुल ऐसे जैसे बेटा आपकी गाड़ी भी होती है, गाड़ी जितनी पुरानी होती चली जाती है, उसका रिपेयर का काम उतना ही निकलता है, मेंटेनेंस का काम उतना ही निकलता है, ज्यादा ट्यूनिंग करवानी पड़ती है, ऑयल चेंज फ्रीक्वेंटली करवाना पड़ता है। ठीक है जी। ऑयल की भी कंजम्पशन ज्यादा हो जाती है, माइलेज भी उसकी जो है ना वो इफेक्ट होना शुरू हो जाती है एडवर्सली, क्योंकि ज़ाहिर है इंजन भी पुराना हो जाता है। तो बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पे भी सर एक ये कॉस्ट है, ये प्रॉब्लम्स अटैच्ड हैं, ये कह लें कि खर्चा जुड़ जाता है हमारा उस ऑप्शन के साथ, कि जब हम एक एसेट को उसकी पूरी यूजफुल लाइफ में इस्तेमाल करना चाहें। तो ये अगर उसकी टाइमलाइन है 1 2 3 4 5, तो ये जो आखिरी 2 एक साल है उसके अंदर देखें, ये सारे मेंटेनेंस के खर्चे भी ज्यादा आ जाएंगे, रिपेयर के खर्चे भी ज्यादा आ जाएंगे। ठीक है ना जी। और जो दूसरी चीजें हैं और उसके साथ अटैच्ड है वो भी आएंगी। और एक और इंपॉर्टेंट चीज है, बेनिफिट भी आपको कम मिलेगा। 5वें साल के एंड पे जाके डिस्पोज करोगे तो तुम्हें डिस्पोजल वैल्यू भी कम मिलेगी, क्योंकि 2 साल ज्यादा यूज कर लोगे ना। जबकि यही चीज वहां पे रिवर्स है, जब अर्ली रिप्लेस कर दोगे तो देखो, ये जो आखिरी 2 सालों में यहाँ पे तुम्हें हाई मेंटेनेंस, रिपेयर, फ्यूल कॉस्ट पड़ रही थी, तो वो यहाँ पे नहीं पड़ेगी तुम्हें, है ना। इसी तरह से जब यहाँ पे तो यूजफुल लाइफ हमारी कितनी है कि भाई हम सिर्फ यूजफुल लाइफ कह लो या होराइजन कह लो,
तो यहाँ पे तो हम 3 साल यूज कर रहे हैं, एसेट कहाँ पे डिस्पोज करेंगे, यहाँ पे डिस्पोजल वैल्यू भी आपको ज्यादा ज्यादा रिसीव हो जाएगी, ऐसा ही है ना। लेकिन एक चीज है कि जब आप अर्ली रिप्लेसमेंट करेंगे तो आपको कैपिटल कॉस्ट भी सर यहाँ पे अर्ली बियर करनी पड़ेगी। क्या ख्याल है, मैं हर 3-3 साल बाद कैपिटल आउटफ्लो करूंगा, यहाँ पे हर 5 ईयर्स के बाद सर मैं अपना कैपिटल आउटफ्लो कर रहा हूँ। और ज़ाहिर है ज़हन में रखें, ये कोई मैंने जैसे शुरू में जिक्र किया, ये इंटरमीडिएट नेचर का एसेट है। कैपिटल कॉस्ट है, ये मैं बात नहीं कर रहा बिल्कुल को फ्री ऑफ कॉस्ट कोई एसेट है या छोटी सी वैल्यू है उसकी, लेकिन डेफिनेटली आप जब कंपैरिजन करेंगे तो ऐसा नहीं होगा कि कैपिटल कॉस्ट इतनी ह्यूज है कि हमारा डिसीजन जो है वो ह्यूजली इफेक्ट कर जाएगा ड्यू टू दिस रीजन कि मैं 5 सालों की बजाय 3 साल बाद रिप्लेसमेंट कर रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा सा फर्क इसकी वजह से पड़ेगा, क्योंकि दोनों के केसेस में कुछ बेनिफिट्स हैं कुछ कॉस्ट हैं। जो कॉस्ट है वो मैंने यहाँ पे आपको बता दी। रिप्लेसमेंट जब आप पूरी लाइफ यूज करके करेंगे तो आपको जो ऑपरेशनल खर्चे हैं वो आखिरी सालों में ज्यादा पड़ेंगे। ठीक है, और रिकवरी भी, एसेट की रिकवरी भी तो होती है ना, रिकवरी भी आपको कम मिलेगी, लेकिन कैपिटल कॉस्ट डिले हो जाएगी 2 सालों से। यहाँ पे कैपिटल कॉस्ट आपको अर्ली बियर करनी पड़नी है 2 साल पहले, लेकिन बाकी फायदे क्या है, जो एक लेटर स्टेजेस पे कॉस्ट पड़ती है आपको आखिरी सालों में, जो बहुत ज्यादा मेंटेनेंस रिपेयर की कॉस्ट है वो कम पड़ जाएगी, डिस्पोजल वैल्यू भी ज्यादा मिल जाएगी, लेकिन कॉस्ट कैपिटल कॉस्ट आपको अर्ली बियर करनी है। तो ये एक ऐसा फैसला होता है कि जिसमें आपने ये तय करना होता है कि सर फाइनेंशियल ग्राउंड्स पे, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द नॉन फाइनेंशियल ग्राउंड्स, फाइनेंशियल ग्राउंड्स में आपने फैसला करना होता है कि कौन सी फ्रीक्वेंसी ऑफ रिप्लेसमेंट सर सबसे ऑप्टिमम है। सो दैट इज द बेस ऑफ डिसीजन। तो ये देखिए डिसीजन के अंदर अगर हम यहाँ पे आके देखें, डिसीजन क्या है, कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस है, सिंपल, और ये कॉस्ट डोमिनेंट डिसीजन है। ठीक है जी, साइकिल विद लोएस्ट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कॉस्ट इज सिलेक्टेड, बात समझ में आती है। दोनों हम ऑप्शंस को अगर हम देखें तो हमने फाइनेंशियल ग्राउंड्स पे इवैल्यूएट करना है। ठीक है जी, तो उस ऑप्शन की तरफ जाएंगे जिसकी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द कॉस्ट सबसे कम है। तो कॉस्ट डोमिनेंट ये कैसे है सर, हमें यहाँ पे जो कैश फ्लोज लेने हैं ना, वो वाले कैश फ्लोज लेने हैं दैट आर डायरेक्टली रिलेटेड विद दिस पर्टिकुलर फिक्स्ड एसेट। हमें जो वो कैश फ्लोज जो कि हम आमतौर पे इन्वेस्टमेंट अप्रेजल में देख रहे होते हैं, जिसमें इवन ऐसे कैश फ्लोज भी होते हैं जिनका इस फिक्स्ड एसेट के साथ डायरेक्टली कोई लिंक नहीं है। भाई देखो ना, फिक्स्ड एसेट को खरीदना कैपिटल कॉस्ट, यस इट इज द डायरेक्ट कैश फ्लो है ना, इस फिक्स्ड एसेट से रिलेटेड कैपिटल कॉस्ट। फिर इस फिक्स्ड एसेट को बेच के डिस्पोजल वैल्यू आएगी, यस इट इज द डायरेक्ट कैश फ्लो लिंक्ड विद दिस पर्टिकुलर फिक्स्ड एसेट। फिर इसी मशीन या इसी प्लांट या इसी फिक्स्ड एसेट की रिपेयर एंड मेंटेनेंस है ना जी। फिर इसी को रन करने के लिए फ्यूल कॉस्ट या रनिंग कॉस्ट या वेरिएबल ओवरहेड्स कह सकते हैं, ये सारे क्या है, रिलेटेड आइटम्स। फिर ये देखो ना, इसी फिक्स्ड एसेट की जो रनिंग कॉस्ट है या मेंटेनेंस कॉस्ट है उसके ऊपर टैक्स सेविंग, क्योंकि अब हम कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं कि जो एक्सपेंसेस हैं वो टैक्स सेविंग अट्रैक्ट करते हैं, और जो हमारे रेवेन्यूज होते हैं वो टैक्स एक्सपेंस अट्रैक्ट करते हैं। तो ये जो मेंटेनेंस और रनिंग कॉस्ट है हमारी, जो फ्यूलिंग कॉस्ट है, इसके साथ ज़ाहिर है ये एक ऑपरेशनल खर्चा है, तो टैक्स सेविंग भी तो एसोसिएटेड है ना। इसी तरह से इस मशीन या इस एसेट की डेप्रिसिएशन है, इसी की तो डेप्रिसिएशन है ना, उस पर टैक्स सेविंग है। तो मैंने सिर्फ वो कॉस्ट और वो बेनिफिट्स लेने हैं बेटा जो कि इस फिक्स्ड एसेट से डायरेक्टली लिंक्ड हैं। ये जो मैं मटेरियल खरीदता हूँ, मटेरियल का कोई डायरेक्ट लिंक है इस फिक्स्ड एसेट से नहीं है। ये को फिक्स्ड एसेट रन करने के लिए मटेरियल चाहिए होता है, मटेरियल तो इसलिए चाहिए होता है कि मैं उसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करके फिनिश गुड्स बेच के रेवेन्यू कमा सकूं। तो ये जो हम इन्वेस्टमेंट अप्रेजल के कोर कैश फ्लोज ले रहे होते हैं ना, रेवेन्यू, मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट भी इवन, ये सब इनका ताल्लुक फिक्स्ड एसेट से डायरेक्टली नहीं है। फिक्स्ड एसेट की खरीदने से, बेचने से, इसको चलाने से इनका कोई लिंक नहीं है, ना मटेरियल का, ना लेबर का, ना रेवेन्यू का। ठीक है ना सर, तो उन कैश फ्लोज को हम नहीं ले रहे। वी आर नॉट डूइंग इन्वेस्टमेंट अप्रेजल, इट इज अ स्पेसिफिक एप्लीकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट अप्रेजल। क्योंकि होना क्या है कि चाहे 3 साल का मिसाल के तौर पर रिप्लेसमेंट है, चाहे 5 साल, इससे फ्यूचर में कुछ कॉस्ट या कुछ छोटे छोटे बेनिफिट्स आएंगे, हमने उनकी प्रेजेंट वैल्यूएशन ही करनी होगी। उस रिप्लेसमेंट साइकिल को सिलेक्ट करेंगे जहां पे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कॉस्ट कम है, क्योंकि बेस में क्या बैठा हुआ है सर आपकी डिसीजन मेकिंग में, रेलेवेंट कॉस्टिंग। मुझे रेलेवेंट कॉस्ट और बेनिफिट्स लेने हैं, और सर हम फाइनेंशियल ग्राउंड्स पे जब भी डिसीजन लेते हैं तो सर कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस की बेस पे ही ले रहे होते हैं। तो इसलिए ये कॉस्ट डोमिनेंट बेटा डिसीजन है, क्योंकि यहाँ पे जो बड़ा चंक होगा ना वो कॉस्ट का होगा, क्योंकि रेवेन्यू तो हमने लेना ही कोई नहीं है, ये कौन सा कोई इन्वेस्टमेंट अप्रेजल है। दैट्स व्हाई इट इज अ कॉस्ट डोमिनेंट सिचुएशन। तो हमारा बेस ऑफ डिसीजन तो ये होगा। अभी मैंने इसको
फुली एक्सप्लेन नहीं किया, अभी सिर्फ इतना बताया कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कॉस्ट को बुनियाद बना के मैंने बेस ऑफ डिसीजन बनाना है।